नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या है आप सबको। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर हम लोग रूबरू होते हैं। सभी को शुभ संध्या, शुभ गुड इवनिंग। सारे लोगों को गुड इवनिंग बच्चा। जल्दी से सभी लोग लाइव और फटाफट आ जाइए, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और आप सब खुद भी देख रहे होंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डे बाय डे पढ़ा रहा हूं, लेकिन संख्या आपके संख्या बल अच्छी नहीं है, मजेदार नहीं है। चूंकि जिस तरह के क्वेश्चन है इस तरह के संख्या बल को भी होना बड़ा ही जरूरी है, और संख्या बल नहीं रहता तो टीचर जो होता है पढ़ाने में अभिरुचि कम कर देता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक ना। लेकिन चलिए आइए हम सब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। ये आपके सामने पहला ही प्रश्न रहा कि निम्न में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, यानी किस जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। पहली पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के या दूसरी पीढ़ी के, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। आप जल्दी से फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए आप सब। चूंकि कंप्यूटर से संबंधित 3 से 4 सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, तब आप जवाब दीजिएगा। सुपर टेट लग जाइए आप सब एकदम शानदार तरीके से। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। किसमें? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, WORM का पूरा अर्थ क्या है? राइट वंस रीड मेमोरी, या आपको राइट रीड मेमोरी, या वाइपल ओनली रीड मेमोरी, या अब आपको रीड राइट मेमोरी। तो राइट वंस रीड मेमोरी इसका पूरा फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मेमोरी। इसे हम जो है WORM इसे बोलते हैं। तो ये वर्म जो है, वर्म, ये राइट वंस रीड मेमोरी कहलाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो सभी को पता है कि फेसबुक के स्थापना जो है 4 फरवरी 2004 ईस्वी को किया गया था, और इसके स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में CEO भी और कंपनी के डायरेक्टर भी, CEO और डायरेक्टर दोनों जो हैं मार्क जुकरबर्ग जी ही हैं। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न में, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए। अब यहाँ पे अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। दूसरे तरफ जो है नेताओं के नाम दिए गए हैं, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। तब आप बताइएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया। अगस्त संकल्प जो है ये गांधी जी के द्वारा पारित किया गया। अगस्त घोषणा जो थी ये आपको मॉन्टेग्यू के द्वारा, और अगस्त प्रस्ताव आपको जो है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कब किया गया? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव रखा गया। अगस्त घोषणा की बात की जाए तो इन्होंने आपको 20 अगस्त 1917 ईस्वी को घोषणा की थी, 1917। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात की जाए तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की गई। और महात्मा गांधी ने अगस्त संकल्प, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अगस्त संकल्प की बातें की गई। तो इस तरह
पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपको ऑप्शन कहाँ है? 2 1 4 3। आइए थोड़ा सा इसको सही करते हैं। ये 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपको ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर बच्चा होगा। एक बिल्कुल सही विकल्प आपका माना जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप देखिए तो आपको पहला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही चयन करिए। एक तरफ आपको पार्टी का नाम दिया है बच्चा, दूसरे तरफ सदस्य या संस्थापक की बातें की गई हैं। तो गदर पार्टी के स्थापना 1913 ईस्वी में लाला लाजपत दयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया, ठीक ना। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास के द्वारा इसके स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया। और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, आपको आचार्य नरेंद्र देव जी थे 1934 में। और वहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर भी पहले का दूसरा, ठीक ना, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर होगा बच्चा। ये बिल्कुल सही जवाब हुआ और आप बिल्कुल सही ठोक दीजिए। बिल्कुल आप जो है 1 नंबर पाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर करें अभी अपने नजदीकी बुक स्टॉल पर और होम डिलीवरी पाए 700777345525 पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये ऐसे नंबर से आपको जो है आपकी बुक जो है आपके द्वार तक पहुंच जाएगी बड़ी आसानी से। यदि आप पढ़ना चाहते हो, बड़े ही शानदार तरीके से लिखा गया है। साथ साथ ही आपको फ्री में मॉडल टेस्ट पेपर भी लगभग 100 पेज का है आपको दिया गया है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो बच्चा है ये आपको पिछली बार सुपर टेट में पूछा था, ठीक ना। सुपर टेट में पिछला सुपर टेट जो हुआ था उसमें पूछा था 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस का मनाया जाता है या आयोजन किया जाता है, ठीक ना। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो आपको कई क्रांतियां हैं, लाल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, आपको जो है गुलाबी क्रांति, हरी क्रांति, आपको जो है काली क्रांति, तो ढेर सारे क्रांतियां हैं। तो ये आपको नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित या मत्स्य पालन से संबंधित है, जबकि बागवानी से संबंधित कल्चर को हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर, ठीक ना। और यदि पुष्प कृषि से यानी पुष्प के उत्पादन से बातें की जाए तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर आपको बोला जाता है। वहीं रेशम के उत्पादन से संबंधित सेरीकल्चर आपको होता है, ठीक ना। सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित चीजें। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं और आपके परीक्षाओं में इससे संबंधित चीजें पूछी जाएंगी, पूछी गई हैं और बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया और किस तिथि को हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 16 अगस्त 1950 को, 1 अप्रैल 1951 को, या आपको 6 अगस्त 1952 को, या 16 अगस्त 1952 ईस्वी को। जल्दी से फटाफट आप सब जवाब दीजिए। जल्दी से श्रृंखला को देखते हैं कि कितने लोग सही तरीके से जवाब देते हैं, तब आप देखेंगे
कि 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके सदस्य कौन होते हैं? तो इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, ठीक ना, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक आपको इसके सदस्य होते हैं। और योजना आयोग के या नीति आयोग के सदस्य भी इसके जो होते हैं, नीति आयोग के मेंबर भी होते हैं। साथ साथ ही राष्ट्रीय विकास परिषद को योजना आयोग का पितामह कहा जाता है, ठीक ना, योजना आयोग का पितामह इसे कहा जाता है ये। और योजना आयोग के रूपरेखा तैयार करने का कार्य जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। आप सब अच्छी तरह से इस तरह के प्रश्नों के विषय में जानते हैं। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1928 को, 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1930 को या 31 दिसंबर 1931 ईस्वी को। तो पहली बार तिरंगा जो आपको फहराया गया वो आपको 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर, ठीक ना, रावी नदी के तट पर पंडित जे.एल. नेहरू द्वारा आपको जो है जे.एल. नेहरू के द्वारा आपको यह पहली बार फहराया गया। साथ साथ ही आगे चलकर आपको जो है कि यह तय किया गया कि 26 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ऐसी बातें इसी के बाद आपको निर्णय लिया जाता है। चलिए, श्री B.R. अम्बेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते को क्या कहते हैं? तो उस समझौते को कलकत्ता समझौता कहते हैं, लंदन समझौता कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं या लखनऊ समझौता कहते हैं। तो गांधी जी इसे समझौते के तहत आमरण अनशन शुरू कर देते हैं और इसी के समय आपको जो है कि कह सकते हैं 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक आपको समझौता होता है जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए ये समझौता होता है। और इसी समझौते के तहत आपको जो है सांप्रदायिक पंचायत जिसके घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, इसे एक सिरे से गांधी जी ने अपने जिद के मारे इसे खत्म कराने में सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ आपको जो है कम्युनल अवार्ड में जो 71 सीटें थे वो सीटों की संख्या बढ़ाकर अब 71 से बढ़ाकर 148 कर दी जाती हैं। ये आप याद रखिएगा, 71 सीटों से बढ़ाकर ठीक ना, बढ़ाकर 148 कर दी जाती है। ये बातें आप याद रखे रहिएगा। और यही अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए लेकिन इस समझौते से B.R. अम्बेडकर बिल्कुल खुश नहीं थे, वो नाखुश थे और बड़े ही रोते हुए मन से उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, ये नितिन सर के द्वारा हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके भविष्य के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापना महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने, नारायण गुरु ने या विवेकानंद ने? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ
की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा आपको किया जाता है। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में गांधी जी ने की थी, ठीक ना, 1932 ईस्वी में गांधी जी द्वारा। और इसी समय हरिजन नामक समाचार पत्र, हरिजन नामक समाचार पत्र भी गांधी जी शुरू करते हैं। समाचार पत्र गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है, गांधी जी द्वारा शुरू, ठीक ना, शुरू किया जाता है। और आपको बता दें ये संगठन तो गांधी जी ने स्थापित किया था, लेकिन इसके यदि पहले अध्यक्ष के रूप में पूछा जाए तो इसके प्रथम अध्यक्ष जब पूछा जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये बताइएगा घनश्याम दास बिड़ला का नाम सुने होंगे आप लोग, जो कि घनश्याम दास बिड़ला, ठीक ना, घनश्याम दास बिड़ला जो थे ये इसके पहले अध्यक्ष के रूप में थे। आजकल देख रहे होंगे आनंद महिंद्रा जो है बिड़ला को देख रहे होंगे, रोज कुर्सियों में रहते हैं, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको जो है की बातें हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक, अच्छा भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, या आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, केशव चंद्र सेन थे, या आपको राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की। लेकिन 1865 ईस्वी में आपको जो है कि विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण ब्रह्म समाज जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है। ये ब्रह्म समाज दो भागों में टूटता है कब, 1865 ईस्वी में। एक आदि ब्रह्म समाज बनता है, आदि ब्रह्म समाज, ठीक ना, और दूसरा जो है ये भारतीय ब्रह्म समाज बनता है, ठीक, भारतीय ब्रह्म समाज ये। और इसकी स्थापना जो है केशव चंद्र सेन करते हैं, चंद्रसेन, और इसके स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये बातें आपको विभाजित होता है। तो केशव चंद्र सेन जो थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन आपको थे। इसके बाद एक बार और ब्रह्म समाज टूटता है 1878 ईस्वी में आनंद मोहन के नेतृत्व में, और यह जो है ये टूटकर पुनः केशव चंद्र सेन से अलग हो जाते हैं और साधारण ब्रह्म समाज का गठन इनके द्वारा किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, दयानंद सरस्वती, या आपको राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, या स्वामी दयानंद। मार्टिन लूथर कौन थे, तो मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर ये आप जो आएंगे तो ये जर्मनी के महान विद्वान थे, जर्मनी के पुनर्जागरण के अग्रदूत कह सकते हैं, ठीक ना, पुनर्जागरण के अग्रदूत मार्टिन लूथर को कहा जाता है। ये आपको जो है महत्वपूर्ण बातें मार्टिन लूथर के नाम से। अब भारत का मार्टिन लूथर यानी धर्म सुधार में सबसे बड़ी भूमिका किसने भारत में अदा की थी, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी बात की जाए इनका मूल नाम क्या था, तो मूल नाम मूल शंकर था, ठीक ना, मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इनके द्वारा आपको जो है कि आर्य समाज की स्थापना की जाती है। आर्य समाज की स्थापना आपको जो है करते हैं, कब करते हैं, तो 1875 ईस्वी में बंबई में इसके स्थापना करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचना भी करते हैं। इस सत्यार्थ प्रकाश को है आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है, आर्य समाज की बाइबिल, ठीक ना, बाइबिल के नाम से जाना जाता है। इस सत्यार्थ प्रकाश में कर्म कांडों का जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया है। साथ ही साथ वेदों की ओर लौटो,
वेदों की ओर लौटो का नारा, लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया जाता है। कम बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो और जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसके अनुरूप कार्य किया जाए। इनके द्वारा ही कहा जाता है भारत जो है पहली बार स्वराज का स्वदेशी। ये कहते कि स्वशासन चाहे कितना ही खराब क्यों न हो लेकिन विदेशी शासन से अच्छा है, ठीक ना। ये बातें इनके द्वारा कही जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, ठीक ना। या इन्हीं के द्वारा एक और वाक्य कहा जाता है कि 1935 का अधिनियम एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसी गाड़ी है जो कि बिना ब्रेक, जो जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन ही नहीं है। ऐसी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 के अधिनियम के विषय में कही जाती है। 1935 के अधिनियम की निंदा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भी किया जाता है, साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा भी किया जाता है। और इतना ही नहीं, ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सदस्य जो थे इनके द्वारा भी आपको काफी निंदा किया जाता है 1935 के अधिनियम की। लेकिन आप सबको एक महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि भारत के संविधान का अधिकांशतः भाग जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1985 के में महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यदि बात की जाए, स्थापना की बात की जाए तो स्थापना इसके 28 दिसंबर आपको जो है 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। और स्थल पूछे तो इसका स्थापना बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आपको हुआ था, बंबई, ठीक ना। इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 72 थी। इसके अध्यक्ष यानी संस्थापक अध्यक्ष कौन थे या प्रथम अध्यक्ष लिख लीजिए तो WC बनर्जी जो थे, ये बनर्जी साहब ही थे। और पहले महासचिव जो पूछा गया है तो आपको A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन आपको जो थे ये गवर्नर के रूप में उस समय कार्यभार देख रहे थे। ये महत्वपूर्ण बातें आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये यूपी SSS से वीडियो ग्राम विकास अधिकारी शानदार तरीके से श्रृंखला है आप सबके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए, और आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपको इससे काफी लाभ भी होगा। ये आप सबसे वादा है। आप देखिए, इसकी महत्वपूर्ण चीजों को समझिए, जानिए और भरपूर लाभ लीजिए। ये आप देखिए कि कितनी चीजें सही होती हैं, कितनी चीजें आपसे कहाँ चूक होती है। ये चीजों के लिए एक बार जरूर से प्रैक्टिस करिएगा। मौका मिला है यदि तो आप इसे भुनाने की कोशिश करिएगा। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये पहली बार आपको बना कब? तो 1972 ईस्वी में बना। और उस समय देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक ना। इंदिरा गांधी जी के समय में आपको जो है गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तो इसी समय 1972 ईस्वी में ही इसे लागू भी कर दिया गया था। और 72 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण बातें बता दे रहे हैं कि इसी समय गिर परियोजना चलाई गई थी। गिर परियोजना का शुभारंभ हुआ था, गिर परियोजना का आपको प्रारंभ इसी समय हुआ। और 1973 की बात की जाए तो इसी समय आपको टाइगर रिजर्व परियोजना, ठीक ना, टाइगर रिजर्व परियोजना की शुरुआत जो है, परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें आपके लिए है।
ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये किस लिए प्रदान किया जाता है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें पर्यावरण से संबंधित आपको पुरस्कारों में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार माना जाता है। ये बातें भी आप सब देखते चलिएगा, ठीक ना। तो सभी लोग एक बार शानदार तरीके से क्लास को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भूलिए नहीं। शेयर और लाइक जरूर करिएगा, आप सबके लिए, आपके लिए है और आपके सुनहरे भविष्य के लिए। जो देखिए, ज्ञान जो है उसे छिपाने से नहीं कुछ मिलता। जब तक ज्ञान को एक दूसरे को आदान प्रदान न करिए तो तब तक आते भी नहीं है, ये सच्चाई भी है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, ये भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में या भोपाल में। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है ये आपको कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में आपको स्थित है। यदि बात की जाए इसके स्थापना के विषय में, तो इसके स्थापना 1982 ईस्वी में आपको देहरादून में किया गया था, ठीक ना। देहरादून में 1982 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, जिसे हम सब नीरी के नाम से भी जानते हैं, NAARI, ठीक ना। नीरी का मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नीरी आपको कहाँ है? शॉर्ट में भी कभी कभी पूछता है, तो नीरी नागपुर में है। और नीरी की स्थापना की यदि बात की जाए तो नीरी की स्थापना जो है, इसके स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था, यानी कह सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके स्थापना, नीरी की स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है, ठीक। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत बार परीक्षा में आपको इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अपना वन अपना धन योजना, तब क्या आप जवाब देंगे? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग जो हैं ये जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी से जवाब देना है, ठीक ना। देखिए, ये अब अपना वन अपना धन नामक योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपना वन अपना धन योजना चलाया गया है। नेक्स्ट, राजस्व लेखपाल शानदार बैच आप सबके लिए 600 से अधिक वीडियो क्लासेस है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी आपको दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण चीजों को आप शानदार तरीके से कर सकते हैं, आपके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये प्रति वर्ष आपको जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार भी मनाया गया था। भूजल अदृश्य से दृश्यमान बनाना जो है इस बार का थीम था। थीम क्या था? भूजल अदृश्य से दृश्य बनाना इस बार का 2022 का थीम है। ये 2022 विश्व जल दिवस का थीम आपको जो है कि क्या है? भूजल अदृश्य से दृश्य बनाना, ठीक, ये बातें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को या निर्वाचन आयोग को? तो ये इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में बड़ा ही परेशान करने के लिए होते हैं, और गलतियां होने के चांसेस भी हम सबसे बहुत अधिक बन जाती है। तो आप बताइएगा, अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का
अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। जबकि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर अंबेडकर को, B.R. अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जिसने राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान के आत्मा कहा, यानी किस व्यक्ति ने राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान के आत्मा कहा? साइमन कमीशन ने, केसी वेयर ने, V.R. अंबेडकर ने या ग्रीनविल ऑस्टिन ने? तो और कई बातें, जैसे अनुच्छेद 32 को आपको V.R. अंबेडकर साहब ने, V.R. अंबेडकर ने संविधान के आत्मा कहा, ठीक ना, संविधान के आत्मा कहा। ठीक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा, संविधान के आत्मा, ठीक ना, आत्मा कहा। उसी तरह ग्रीनविल ऑस्टिन महोदय ने, ये बातें याद रखे रहिएगा, ग्रीनविल ऑस्टिन महोदय ने राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान के आत्मा कहकर संबोधित किया है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। बार बार मैं कह रहा हूं कि समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में ना आ रहा हो तो अभी भी कट जाओ भाई, ठीक ना। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं देखता हूं रोज किसी तरह का, मैं आपसे इसीलिए वार्ता करना भी बंद कर दिया हूं हर एक क्लास में, क्योंकि आप लोगों के आगे वही है, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुराए। और जिसको सफल होना होगा, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कैसी भी स्थिति हो, लेट सवेर दिन रात कभी भी क्लास देखने के बाद बड़े गर्व से फोन करते हैं कि सर आपके किताब पढ़ने के कारण, आपकी चीज़ों को पढ़ने का, आपसे पढ़ने के कारण सफल हुए। तो पहले उनको तहे दिल से शुक्रिया, ठीक ना। लेकिन सफलता मुझे सबसे चाहिए, पढ़ तो आप सब रहे हैं ना, तो सबको तो सफलता मिलनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं मिलती? इसके पीछे का कारण यही है कि आप तटस्थ होकर नहीं पढ़ते हो, ठीक ना। जब तटस्थ होकर पढ़ेंगे तो सफलता से न आपको कोई रोक सकता, न मुझे कोई रोक सकता। बात यही है। दुनिया का सबसे लचीला संविधान कहाँ का है? तो आप सब बताइए, USA, ब्रिटेन, भारत या चीन? तो दुनिया का सबसे लचीला संविधान की बात की जाए तो ब्रिटेन का संविधान जो है ये दुनिया का सबसे लचीला संविधान माना जाता है, ठीक ना, ब्रिटेन। और ये दुनिया का अलिखित संविधान है, ठीक ना, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान है, ठीक ना, अलिखित संविधान इसे माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रही। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने कहां से स्वीकार किया है? तो एकल नागरिकता, भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 5 से आपको 11 तक आपको नागरिकता की बातें की गई हैं। भारत में एकल प्रकार की नागरिकता है, लेकिन दोहरी प्रकार की नागरिकता, द्वैध नागरिकता की बातें, दोहरी नागरिकता की बातें आपको 2005 ईस्वी में LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। वैसे समिति का गठन 2003 में ही हुआ था, लेकिन ये आपको कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से आपको जो है एकल प्रकार की नागरिकता जो है ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। भारत की नागरिकता एकल प्रकार की है। पहले हम भारतीय हैं, तब हम बिहारी, बंगाली, मद्रासी, उत्तर प्रदेशी या जो भी कहिए, जहां के भी कहिए, पहले हम सब क्या है? भारतीय है। इसलिए भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? एकल प्रकार की नागरिकता आपको प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, ये आपको NTA नेट से आपको जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार आपको बैच पढ़ाया गया है, जिसमें 100 घंटे से आपको अधिक का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा
दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको सुमेलित करना है रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है। तो भूकंप को हम लोग रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। किसको? भूकंप को रिएक्टर स्केल पे। फुटेज स्केल पे क्या मापते हैं? तो टॉर्नेडो को फुटेज स्केल पर। टी स्केल पर क्या मापते हैं? तो चक्रवात को। और सिम्पसन स्केल पे क्या मापते हैं? तो हरिकेन को। तो पहले का आपको जो है चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। तो इस तरह से आप यदि देखिए तो आपको जो है 4 3 2 1 ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना, एकदम सही जवाब आपको होगा। नेक्स्ट देखिए, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण अफ्रीका को या रूस को? ये देखो, ये आपको पूरी दुनिया में इस तरह से ऐसे करके ऐसे ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। यही ऑस्ट्रेलिया के इस सिरे पर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और जब इधर से हवाएं मानसूनी आती है तो ये काफी ऊंचाई रहता है। ऊंचाई के कारण इसके आसपास के क्षेत्र में तो वृष्टि होती है, वर्षा होती है, लेकिन इधर का भाग जो है ये पूरी तरह से सूखा हो जाता है, सूखा। इसी कारण इसे जो है ये यहीं पे दुनिया का कई बड़े बड़े मरुस्थल, विक्टोरिया से लेकर आपको कई मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ठीक ना, कंगारुओं का देश, ठीक ना, का देश के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी आपको जो है मकर रेखा इसको बीचों बीच होकर गुजरती है। मकर रेखा इसके बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है ना, बीचों बीच होकर गुजरती है। साथ साथ आप और बातें यहाँ पे कह सकते हो, जैसे क्या कहना है? तो ऑस्ट्रेलिया देश का विस्तार जो है समस्त महाद्वीप के भूभाग क्षेत्र पर हुआ है। ये बातें भी आप सबके लिए है, ये महत्वपूर्ण बातें। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक, यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। विक्टोरिया जो है यहाँ का प्रमुख आपको जो है के मरुस्थल है, और मर्रे डार्लिंग यहाँ के प्रमुख नदी मानी जाती है। पर्थ जो है ये आपको पर्थ पे आपको है। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, पेंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल एक आपको बता दें, यह मरुस्थल कहाँ है? तो ये मरुस्थल आपको जो है दक्षिणी अमेरिका में है, और दक्षिणी अमेरिका में भी कहाँ पे पूछेगा? तो अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में है। ठीक ना, अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में, ठीक, दक्षिणी भाग में इसका विस्तार है। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। साथ ही साथ आपको बता दें, यह मरुस्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। बड़ा मरुस्थल, पहला मरुस्थल कौन है? तो आटाकामा मरुस्थल जो है ये यहाँ का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि चिली राज्य में है। आटाकामा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल इस महाद्वीप का कौन सा है? तो आटाकामा ये कहाँ है? तो चिली में है। ये किस प्रकार का मरुस्थल है? तो उष्ण प्रकार का मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। ठीक ना, ये सभी बातें आप सब याद रखे रहिए, चीजों को जानते रहिए। इससे बाहर आपसे वादा है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। जितना प्रैक्टिस करा रहा हूं, यदि आप नित्य प्रतिदिन प्रैक्टिस सिर्फ करते चलिए तो मेरी उम्मीद से परे है कि इससे बाहर कभी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सारगैसो सागर का संबंध किससे है? सारगैसो जो है ये जब आप आओगे तो इस तरह से आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा, और यहीं पे आपको जो है यही सारगैसो सागर है। क्या है? सारगैसो सागर। ठीक ना,
ये सारगैसो सागर नहीं है कोई, ये सारगैसम नामक घास है। उसी घास के कारण ये बीच का जो दाब है, ये शून्य वायु दाब के कारण सारगैसो नामक घास उत्पन्न हो गया है। इसी कारण इसे सारगैसो सागर कहते हैं। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको स्थित है। ये उत्तरी हुआ, नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो ये पूरा का पूरा ये अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के कैपिटल एस की तरह है, और कैपिटल एस आपको जो है इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी के थोड़ा सा समीप में बरमुडा ट्रेंगल है। जब यहाँ पर आप आओगे तो यहीं पे आपको जो है वेस्ट इंडीज द्वीप समूह मिलेगा। ढेर सारी बातें ये आपको चीजें मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए विकल्प का सही चयन करिए। तब यहाँ पे आप सबको बड़े ही शानदार तरीके से प्रश्नों का जवाब देना है। अब देखिए, क्यूरेशियो की जलधारा एक प्रकार के कैसे जलधारा है बच्चा? तो यह एक गर्म जलधारा है। प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा को क्यूरेशियो के जलधारा कहते हैं। पेरू की जलधारा कैसी है? तो पेरू जलधारा ये भी प्रशांत महासागर के जलधारा है, और यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। ठीक ना? जबकि लेब्राडोर जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा है। तो इस तरह से पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन संख्या आपको 4 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 4 विकल्प बिल्कुल आपका सही है और सही जवाब भी आप सबने दिया। नेक्स्ट देखिए, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल वर्दी अब आपके हाथ में। बड़े ही शानदार तरीके से आप अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के में यह काफी सहायक भी सिद्ध होगा। नेक्स्ट देखिए, ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो महाद्वीपीय विस्थापन हैरी हैंस के द्वारा दिया गया, या वेगनर के द्वारा, मैकिंजी के द्वारा, या पार्कर के द्वारा। तब 2 प्रकार के महाद्वीपों के निर्माण में 2 प्रकार के सिद्धांत लागू हैं। एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और एक सिद्धांत प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। तो हैरी हैंस ने प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत दिया। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, ठीक ना, का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। कब? तो 1962 ईस्वी में इन्होंने दिया। जबकि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया 1920 ईस्वी में। जर्मन विद्वान वेगनर के द्वारा आपको महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। ठीक ना? तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रही। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब लड़ा गया और आपको जो है इस युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये 1767 से 1767 से आपको 69 के बीच यह लड़ा गया। ठीक ना? ये 69 से आपको जो है कि लड़ा गया। इस युद्ध में आपको कौन लड़ा था? तो यह युद्ध जो था मैसूर की ओर से हैदर अली था, हैदर अली, और अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड वेरेलस्ट ये था। ठीक ना? वही ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध है, और इसमें हैदर और टीपू दोनों लड़ते हैं। और इसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स इस समय इस युद्ध के समय रहता है। जब आप बातें करते हैं 1700 इसमें, तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। इसमें पूरी तरह से टीपू रहता है और लॉर्ड
कॉर्नवालिस जो है इस युद्ध में भाग लिया था और ये 1798 नहीं 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसमें टीपू मारा गया और वेलेस्ली जीत लिया। इस तरह से आपको जो है 1799 ईस्वी में सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेस्ली जो था ये मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। ये प्रमुख बातें होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, बद्दू जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है? अफ्रीका से है, दक्षिणी अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है या उत्तरी अमेरिका से है? तो बद्दू जनजाति जो है ये आपको सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। कहां पे? सहारा मरुस्थल। और इस जनजाति का प्रमुख पेशा जो है कृषि करना इसका प्रमुख पेशा है। तो सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में है और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी आपको है। इसकी सीमा 13 देशों की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक ना, ये बातें भी आप सब याद किए रहिएगा। 13 देश के सीमा को स्पर्श करती है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेजों ने? तो हुगली को पुर्तगालियों के द्वारा लूटपाट का डेरा बना दिया गया था। साथ ही साथ पुर्तगाली जो थे ईसाई धर्म के प्रचार के गंदे राजनीति कर रहे थे। बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों को ये जबरन ईसाईयत जो है करा रहे थे। ऐसी स्थिति में जब यह सूचना शाहजहां को मिलती है तो शाहजहां जो है एकदम जबरदस्त अभियान करता है बंगाल में और पुर्तगालियों से हुगली को खाली करा देता है। लगभग 10,000 पुर्तगाली मारे जाते हैं। 1000-2000 जो बचते हैं आगरा में ले आकर उन्हें इस्लाम धर्म जबरन शाहजहां के द्वारा कबूल करवा दिया जाता है। ये बातें थी, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो वैसे मुद्रण मशीन ये आपको प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक गुटेनबर्ग को कहा जाता है। आविष्कारक कौन था? आविष्कारक तब गुटेनबर्ग, ठीक ना, गुटेनबर्ग को आविष्कारक कहा जाता है। और भारत में पहली बार पुर्तगालियों के द्वारा यह मशीन गोवा में लगाया जाता है। 1556 ईस्वी में आपको जो है गोवा में स्थापित किया जाता है। पहले मुद्रण मशीन गोवा में पुर्तगालियों द्वारा लगाया जाता है। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से नितिन सर ने इसे आपको जो है कि लिखा है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा, ऐसा हम सबका भी अनुमान है और आप सबका भी होना चाहिए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या अरविंद घोष ने? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है ये अरविंद घोष के द्वारा आपको किया जाता है। इन्होंने अरविंद घोष भारत के महान मनीषी माने जाते हैं, महान संत माने जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान दिया है। अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद ये अपना राजनीतिक जीवन से परित्याग कर देते हैं और आपको पांडिचेरी चले जाते हैं। पांडिचेरी में जाकर इन्होंने ओरेविले आश्रम के स्थापना करते हैं। वहीं पर आपको जो है गीता से संबंधित पुस्तकों को लिखते हैं, ठीक, और कई महत्वपूर्ण काम करते हैं, इनके द्वारा लिखी जाती है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण अभ्यास किया? तो इसकी शुरुआत जो थी 1993 ईस्वी में हुई और ये हाल ही में द्विपक्षीय कहाँ हुआ? तो अरब सागर में भारतीय सेना और फ्रांस की नौसेना ने मिलकर वरुण अभ्यास को किया, ठीक ना। भारतीय सेना और आपको जो है कि फ्रांस की सेना के द्वारा वरुण नामक नौ अभ्यास किया जाता है।
हाल ही में किसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में, यानी भारत का कौन सा स्थान है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है, तो वह है लिविंग रूट ब्रिज। ये लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है, तो मेघालय में है, मेघालय में है। आप सबको बता दें, आपको यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को में भारत की जो अस्थाई विरासत है, स्थायी सूची में कुल 40 आपको स्थल हैं। इन 40 में से 32 स्थल जो है ये धार्मिक है, आपको 7 जो है ये प्राकृतिक है, और एक जो है ये मिश्रित है, एक मिश्रित है, ठीक ना, ये मिश्रित है। तो इसमें आपको धौलावीरा जो है ये आपको 40वां है, 40वां, आपको 40वां विश्व विरासत सूची में धौलावीरा को 2021 में इसे शामिल किया गया था, धौलावीरा को, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? PV संधि को, अवनी लेखारा को, झूलन गोस्वामी को या मीराबाई चानू को? तो मीराबाई चानू को हाल ही में आपको दिया गया है। ए आपको टोक्यो ओलंपिक में जो है कि इन्होंने भारोत्तोलन में रजत पदक को जीता था, ठीक ना, रजत पदक जीतने वाली ये आपको भारोत्तोलन की महिला है। साथ साथ ही BBC आपको इंडियन स्पोर्ट्स में आपको जो है इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया? तब आप शेफाली वर्मा का नाम सुने होंगे, शेफाली वर्मा, ये आपको क्रिकेट खेलती हैं। शेफाली वर्मा जी 18 वर्ष की हैं और इन्हीं को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड के दिया गया। जबकि BBC के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो कर्णम मल्लेश्वरी को आपको दिया गया। इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में, कब? 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत की प्रथम महिला है जो कि कांस्य पदक विजेता है या व्यक्तिगत स्पर्धा को लाने वाले भारत की पहली महिला मानी जाती है, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा रहा? तो सब्जी उत्पादन में आपको पहले नंबर पे आपको फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे आपको कौन रहा? तो पश्चिम बंगाल, थर्ड नंबर पर आपको कौन रहा? तो मध्य प्रदेश, आपको MP थर्ड नंबर पर, और फोर्थ नंबर पे कौन रहा? तो बिहार सब्जी उत्पादन में चौथे स्थान पर है। जबकि आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र ये दोनों जो हैं ये आपको किसमें? तो फल उत्पादन में पहले और दूसरे स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश और जो है महाराष्ट्र रहते हैं। नेक्स्ट, वीडियो शानदार तरीके से वीडियो का बुक है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये विगत परीक्षा में जो पिछले वर्ष 4 वर्षों का आपको सॉल्व पेपर भी इसके साथ है, साथ ही आपको व्याख्या के साथ प्रैक्टिस सेट भी है, और इसके साथ साथ ही आपको फ्री में मॉडल टेस्ट पेपर भी दिया गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को आपको की गई है कर्नाटक के बेंगलुरु में, बेंगलोर कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, ठीक ना, ये आप सबके लिए है। और श्री कांतिरवा स्टेडियम जो है, इसी में कांतिरवा स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है। ये बातें आप सबके लिए है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य रेलगाड़ी आपको चलाई गई है? तो भारत और नेपाल के बीच भारत के प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र भाई मोदी और
आपको नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा जी, ठीक ना, इन दोनों के बीच आपको आपसी सहमति के परिणाम स्वरूप 34 किलोमीटर शायद आपको दूरी है, ये रेल से तय की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो बताइएगा कि इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 71 रनों से जीता। और उप विजेता कौन था? तो उप विजेता आपको इंग्लैंड था, ठीक ना। ये आपको हो कहाँ रहा था? तो न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में ये गेम खेला जा रहा था, ठीक, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता बनकर आपको जो है आया। आपको एलिसा हैरी नाम सुने होंगे, एलिसा हैरी, ये आपको जो है इस फाइनल मैच में 170 रन बनाई थी, 170 रन। और महिला या पुरुष कोई भी हो, व्यक्तिगत स्कोर के मामले में फाइनल मैच में इतना स्कोर किसी ने नहीं बनाया है, ठीक ना। ये बातें भी आप याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने नवीनीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? तो नवीनीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी देने वाला राज्य कर्नाटक है, ठीक ना। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में नवीनीकृत ऊर्जा को आपको मंजूरी दिया है, ठीक। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके द्वारा आप सबके लिए। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, हाल ही में भारत का कौन सा जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया है? कायेश शहर, सैगो शहर, चंद्रपुर या विदर्भ? तो ये आपको जो है चंद्रपुर शहर जो है ये सबसे गर्म, तीसरा सबसे गर्म स्थान आपको पाया है। यहाँ का टेम्परेचर जो है 43.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दुनिया का सबसे आपको गर्म जगह जो है ये कायेश शहर है। ये कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका के माली देश में है, और यहाँ का टेम्परेचर जो है 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। ये बातें भी आप सब याद किए रहिए, समझते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें। तो इस तरह से आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुए। आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप सब लगातार अनवरत रूप से बने रहें और पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। आपके मेहनत है आपको बुलंदियों को ले जा सकती है, ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत, इन्हीं शब्दों के साथ।